रिवाज अनुसार मोपिन में कितने मिथुनों की आहुति दी जानी चाहिए, कितने मिथुनों की बलि चढ़ाई जानी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं गजों अरुणाचल इंडिया से। पिछली वीडियो में मैंने मोपिन मिथोलॉजी को आपके सामने लाया था और आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत पसंद किया। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ क्रिटिसिज्म भी आई पर बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही पॉजिटिव। कुछ ने कहानी में खामियां निकाली तो कुछ ने कहानी के किरदार पर, कुछ ने तो कहा कि मुझे इस तरह की हिंदी नहीं बोलनी चाहिए और अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह की हिंदी का प्रयोग होता है उसी तरह की हिंदी यहां बोलनी चाहिए। खैर, हिंदी सेक्शन का किसी और वीडियो में बात करेंगे। दरअसल मैंने पहले भी कहा है कि क्योंकि हमारे पास रिटर्न कुछ भी नहीं है तो किसी भी दावे को पुख्ता करना बहुत मुश्किल है। हमारे गालो समाज में भी कई विश्वास, कई कहानियां अलग अलग है। जैसे खंबा आलो में यही कहानी कुछ और है, बाम बासर एरिया में कुछ और, लिरमोबा यमचा जाएंगे तो वहां कुछ और है, लिखावाली गेंसी जाएंगे वहां कुछ और, दापो दुमपुरुजो जाएंगे तो वहां कुछ और कहानी है, रामने बांगो जाएंगे तो यहाँ के लोग कुछ और कहानी बताते हैं। वैसे दापोरिजो एक तागिन डोमिनेटेड एरिया है, लेकिन यहाँ भी कुछ गालो रहते हैं, यहाँ कम ही सही कुछ गालो हैं। और हम कल्चरली, ट्रेडिशनली थोड़े से यहाँ भी विभाजित हैं, लेकिन हम सब अलग कहाँ हैं, हम एक ही तो हैं। अगर मेरा बस चले तो पूरी इंसानियत को ही एक रस्सी से जोड़ दूं, ना कोई सरहद ना कोई धर्म। पर ये तो सिर्फ बोलने वाली बातें हैं, आने वाले 500 सालों तक तो ये नामुमकिन सा लगता है। पर आज का हमारा विषय ये नहीं है। आज हम धर्म और संस्कृति के उस पहलू पर गौर करेंगे जो हमारे समाज के उस चेहरे को सामने लाता है जो खुद समाज और पर्यावरण के लिए बहुत नकारात्मक है, बहुत ही हानिकारक है। तो अगर वीडियो को आप पसंद करते हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट कीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके सामने हो। मेरे इस वीडियो को कई लोग अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं। कुछ ऑफ कोर्स इसके साथ खड़े होंगे, कुछ इसके खिलाफ। समाज को जिंदा रखने के लिए हमें समाज के नियमों, इनके प्रैक्टिसेस, इनके प्रथा को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। पर उन नियमों का हम क्या करेंगे, उन प्रथाओं का क्या करेंगे जो हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों को ही खतरे में डाले। इस पर मैंने अपने 55th एपिसोड में द ट्रिब्यूज इन ट्राइबल वर्ल्ड में विस्तार से बात की है। उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं यह सजेस्टेड वीडियो में दे रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में भी। चलिए, इस विषय पर बात करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जिसे मेरे एक दोस्त ने सुनाया था। एक बार एक ऋषि को जख्मी हालत में एक कुत्ते का बच्चा मिला, एक पिल्ला मिला। ऋषि ने उसे अपना लिया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए दोनों में लगाव और स्नेह बढ़ता गया। दोनों में इतना प्रेम था कि कुत्ता ऋषि के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता था। इस कारण ऋषि कहीं भी जाता कुत्ता उसके पीछे पीछे दौड़ के चला जाता। यहां तक कि तपस्या के दौरान भी कुत्ता कभी ऋषि के गोद में चढ़ जाता, कभी उनके कपड़े खींच लेता, कभी उन्हें चाटता, क्योंकि ऋषि उस कुत्ते के लिए मालिक से ज्यादा एक दोस्त था। और उस कारण ऋषि की तपस्या भी कभी कभी भंग हो जाया करती थी। इसलिए ऋषि उस कुत्ते को ध्यान करने से पहले सामने के कुत्ते में बांध दिया करता था ताकि उसका ध्यान भंग ना हो। ये बहुत सालों तक चलता रहा और ये एक समझने वाली आदत बन गई। जब भी ध्यान का वक्त आता ऋषि के शिष्य कुत्ते को सामने के कुत्ते में बांध दिया करता था। कुछ समय बाद कुत्ते को भी ये आदत हो गई और इसलिए ध्यान के वक्त वे खुद उस कुत्ते में जाकर बैठ जाया करता था। यह सिलसिला भी काफी सालों तक चलता रहा, मानो एक रिवाज, एक प्रथा बन गया हो। फिर एक दिन ऋषि की मृत्यु हो जाती है और उनकी जगह एक शिष्य ले लेते हैं। अब ये नए ऋषि थे। अब अपने मालिक को ना पाकर उस कुत्ते ने भी उस कुत्ते में आना बंद कर दिया। पर क्योंकि कुत्ते का वहां होना एक रिवाज की तरह हो गया था, इसलिए उस कुत्ते को ध्यान के वक्त जबरदस्ती लाकर दोबारा बांध दिया गया। उस कुत्ते ने भी इस आदत को फिर से दोबारा अपना ली। फिर यह भी काफी साल चला। इसके बाद एक दिन उस कुत्ते की भी मृत्यु हो जाती है। अब जब भी ध्यान का वक्त आता और नए ऋषि ध्यान पर बैठते तो कुतिये में कुत्ते को ना पाकर उस प्रैक्टिस में कमी फील करते थे। उस कुतिये में ध्यान करते वक्त एक कुत्ते का होना एक रिवाज सा बन गया था। इस कारण आश्रम के ऋषियों ने एक नए कुत्ते को फिर से गोद लिया और उसे कुतिये में ध्यान के वक्त फिर बांधने लगे। पर इसमें अब ध्यान देने वाली बात यह है कि रास्ते में घूम रहा वो बेचारा कुत्ता जब ऋषि का ध्यान भंग ही नहीं कर रहा था तो यहां कुत्ते में उसे जबरदस्ती लाकर बांधने का क्या मतलब।
अब हमारे समाज में भी कई प्रैक्टिसेस इस तरह के हैं जो कुछ कारणों से प्रथा बनती थी, उस कारण के ना रहते हुए भी उस प्रथा को बनाए रखना बहुत समझदारी वाली बात नहीं होगी। ये तो ऐसा होगा जैसे कोरोना वायरस के खत्म होने के सालों बाद भी हम मास्क लगाए घूमते रहेंगे। बहुत सीधी सी बात है। आज से सालों पहले जो प्रथा, जो रिवाज बनाए गए थे वो आज के दिन भी सही बैठेगा बिल्कुल जरूरी नहीं है। चलिए हमारे समाज के त्योहारों को मनाने के तरीके को ही ले लेते हैं। देखिए बाकी कम्युनिटी में भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें सुधार लाई जा सकती है, जिसमें सुधार लाई जानी चाहिए, पर क्योंकि मैं गालो समाज से ताल्लुक रखता हूं इसलिए चलिए गालो समाज से ही शुरू करते हैं। और मेरी कही इन बातों को प्लीज पॉजिटिवली लीजिएगा, निगेटिवली बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं निगेटिव बातें कर ही नहीं रहा हूं। हाल में हमने मोपिन त्योहार मनाया। मैं अन्य पिंकू पिन ब्लेसेस। हैविंग सेड दैट, चलिए इसके दूसरे पहलू को भी समझते हैं। कथा के अनुसार जब अबोतानी ने पहली बार मोपिन मनाया था तब लोग भी ऑब्वियसली कम रहे होंगे, मतलब एक मिथुन की सेक्रीफाइस ही काफी ज्यादा रही होगी। फिर धीरे धीरे आबादी बढ़ी और हम तानी क्लान वाले खास करके मिथुन को अपनी सभ्यता में जोड़ते गए। मिथुन हमारे रिवाज का हिस्सा बनता गया और मोपिन त्योहार में मिथुन की बलि बढ़ती गई। यह बात याद रखना जरूरी है कि मोपिन को पोर्क या मुर्गों की आहुति भी चढ़ाई जा सकती है। यह बात और है कि ज्यादा मांस देने के अलावा मिथुन शान का भी प्रतीक है। फिर जैसे जैसे आबादी बढ़ी, गांव बढ़ते गए और हर गांव अपने अपने मोपिन मनाने लगे। हमारे मॉडर्न डेज में 1966 में यानी 1966 को पहली बार मोपिन औपचारिक तौर पर आलो में मनाया गया। इस त्योहार ने हमें अपनी संस्कृति के और करीब लाने का काम किया। पर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि समय के साथ साथ इनसे जुड़े रिवाज कुछ जरूरत से बाहर हो रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, मोपिन देवी तो एक ही है ना, पर उनके नाम पर आज हम कितने मिथुनों की बलि चढ़ाते हैं। आज हर गांव, शहर में लगभग हर सेक्टर, हर कॉलोनी एक एक मिथुन मोपिन के नाम पर बलि देते हैं। लगभग यही चीज न्योकुम सिदोनी, बुरीबुत, द्री, सोलुंग त्योहारों में भी देखा जा सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक हमारी एक फेस्टिवल सेलिब्रेशन के दौरान लगभग 30 से 40 मिथुनों की आहुति दी जाती है। अब जैसे कि मैंने कहा, मोपिन देवी सिर्फ एक है, न्योकुमानस सिर्फ एक है, कितने मिथुन खाएंगी वे? ये रिवाज जरूर है पर समय से परे। तो आज के दौर के नियम के अनुसार हम क्या कर सकते हैं? जहां तक मैं समझता हूं, मोपिन हो या सोलुंग या न्योकुम, देवियों को रिवाज अनुसार सिर्फ एक ही मिथुन की ऑफरिंग काफी है। बाकी जहां जहां सेलिब्रेशंस हो वहां सिंबलिक की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए मोपिन को फिर से ले लेते हैं। मोपिन के मिथुन सेक्रीफाइस के लिए कम से कम शुरुआती दौर में डिस्ट्रिक्ट्स में इन रोटेशन एक जगह एक समय के लिए फिक्स की जा सकती है। जैसे वेस्ट सियांग के लिए इस बार अगर आलो ने सेक्रीफाइस किया हो तो अगली बार कंबा, लपारादा में एक समय बासा तो अगले साल दारी, और ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स रीजन में और बाकी बड़े शहरों में सेक्टर्स और कॉलोनीज में मिथुन की सेक्रीफाइस बिल्कुल बंद हो व बैन किया जाए। यह भी शुरुआत में शायद बहुत जल्दी इंप्लीमेंट ना हो, पर आने वाले समय को हम ध्यान में रखते हुए इसे करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत अच्छा परिणाम लेकर आएगा। दूसरी चिंता वाली बात यह है कि त्योहारों के अलावा ट्राइबल शादियों में भी, खास करके तानी क्लान की शादियों में एक ही दिन में 30 से 40 मिथुनों की आहुति यूं ही दे दी जाती है। आज हम अगर ट्राइबल शादियों के मिथुन की आहुति की बात करते हैं तो हम फिर से ऋषि और कुत्ते की कहानी में लौट जाते हैं। मतलब उस वक्त जब 50 या 100 या 200 साल पहले जो समाज था उसके जरूरत के हिसाब से ही नियम तय किए जाते थे, लेकिन आज का हमारा समाज अलग है, ये अलग जरूरतों से बना है। उस वक्त मिथुन की अहमियत इसलिए थी क्योंकि मिथुन पालना एक बहुत ही मेहनत का काम है और मिथुन की संख्या बताती है कि उस इंसान की या उस घर की क्षमता क्या है। मतलब जो जितना मेहनती होता उतने ही मिथुन की संख्या उसके पास होती। इसलिए तो अपनी क्षमता दिखाने के लिए मिथुनों की आहुति दी जाती थी और लड़की वाले भी उसी क्षमता को नापने के लिए ही मिथुनों की मांग करते थे। यहाँ आदि शादियों में तो शगुन के तौर पर एक तरह की गिलहरी को भेजा जाता है जो ऊंचे पेड़ों और बांस के टहनियों पर रहते हैं। कंसेप्ट यह था कि एक शातिर शिकारी ही उस गिलहरी का शिकार कर सकते हैं और उसी को साबित करने के लिए ही उस गिलहरी को पूंछ के साथ शगुन के तौर पर लड़की वालों को भेजा जाता था। पर आज एक लड़की को अच्छी लाइफ देने के लिए ना ही मिथुन पालने की जरूरत है और ना ही जंगल में गिलहरी पकड़ने की, क्योंकि आज तो किसी की क्षमता को नापने के लिए उसकी दिमाग देखी जाती है, उसकी पढ़ाई देखी जाती है।
आज जिनके पास पैसे होते हैं वो तो बाजार से सैकड़ों की तादाद में गिलहरी खरीद सकते हैं, सैकड़ों की तादाद में मिथुन खरीद सकते हैं। उन्हें शिकारी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ना ही मिथुन के लिए जंगल में घूमने की। बस इन रस्मों से एक ही चीज तय है कि इन जानवरों की संख्या कम जरूर हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब है समय के साथ क्राइटेरिया में भी चेंजेस आने चाहिए। अब एक आईआईटी में पढ़ने वाले लड़का कहां मिथुन के और गिलहरी के पीछे जंगल में भागता रहेगा। लेकिन हमारे समाज में जैसे जैसे सिविलाइजेशन आती जा रही है, उतना ही हम भी ट्रेडिशन और कल्चर को बचाने के चक्कर में कई बार ऋषि और कुत्ते वाली कहानी को दोहरा रहे हैं। बुरा मत मानिए, लेकिन हाईली एजुकेटेड लोग भी, चाहे वो आईएएस हो या फिर आईपीएस हो, अगर वो तानी क्लान से है तो एक बार अपनी जिंदगी में एक बार 10 मिथुन की बलि तो वो देना चाहेंगे ही। लेकिन ऐसा नहीं कि समाज कुछ नहीं कर रहा। समाज में ऐसे लोग भी हैं जो इस बात की चिंता करते हैं, जो इस बात से चिंतित हैं। गालो समाज में एक ऐसा नियम भी है कि शादी में 10 मिथुनों से ज्यादा आहुति नहीं दी जाएगी। अगर कोई ऐसा करता है तो उन पर जुर्माना लगेगा। पर पता है रिच एंड पावरफुल क्या करते हैं? फाइन पहले दे देते हैं, फिर 40 मिथुनों की आहुति, 40 मिथुनों की बलि देते हैं। इन हालातों में सुधार कैसे लाएंगे? अब शादियों में तो मिथुनों की बलि चढ़ती ही है, पर ऐसे कई मौके हैं, ऐसी कई जगह हैं जहां इनकी जानें बहुत बेकार में जाती है, जैसे वीआईपी प्रोग्राम्स में इनकी बलि। खासकर के तानी बेल्ट में अगर कोई बड़ी फंक्शन हो तो इनकी बलि तो चढ़नी ही है। कोई मंत्री आ रहे हो तो मिथुन तो कटेगा ही। यहां तक कि अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन कर रहे हो तब भी मिथुन मारा जाएगा। भैया आप दल बदल रहे हो तो इसमें बेचारे मिथुन की क्या गलती? मैं नहीं कहता कि मेरी इस एक वीडियो की वजह से समाज में कल से ही बदलाव आ जाएगा, पर हां हम कुछ पहलुओं पर गौर जरूर कर सकते हैं और उस पर बदलाव लाने की कोशिश भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि नाउ द मिथुन इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज और अपने इस वैरायटी में पूरे विश्व में सिर्फ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम जैसी राज्यों में ये पाए जाते हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट में। हाँ, अफ्रीका में इनके कुछ कजिन्स हैं, लेकिन अरुणाचल, नागालैंड और मिजोरम जो नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं, ये वैरायटी अलग है। दूसरी बात, त्योहारों में लिमिटेड और रिजनेबल नंबर्स में ही इनके सेक्रीफाइसेस होने चाहिए, जैसे कि इस पर मैंने पहले ही सुझाव दे दिया है। तीसरी बात, शादियों में हाँ रिवाज अनुसार मिथुन को जोड़े रखना, शामिल करना बहुत जरूरी है, पर इसके लिए एक लीगल प्रोटेक्शन साथ में होनी चाहिए जो इसके प्रिजर्वेशन का भी ख्याल रखेगा। चौथी बात, बड़े नेता आगे आए और ये अनिवार्य कर दें कि उनके विजिट में कोई मिथुन सेक्रीफाइस ना हो। पांचवी बात, जैसे ओकेजन्स का, ऐसे ओकेजन्स का हमें थ्रेशोल्ड लगाना होगा जहां मिथुन सेक्रीफाइस की जा सकती हो, जैसे बर्थडे जैसे ओकेजन्स में हम मिथुन सेक्रीफाइस अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन यहां भी मिथुन की संख्या कम जाती है। इस पर लगाम लगनी चाहिए। छठी बात, मिथुन को कमर्शियली भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। आप खासकर ईटानगर के मार्केट्स में देखेंगे कि लगभग हर दिन 1 या 2 मिथुन मारा जाता है। इसे भी रेगुलेट करने की बहुत जरूरी है। मानते हैं कि ये किसी की आमदनी का बहुत अच्छा जरिया है, पर यह तो बहुत शॉर्ट टर्म विजन है। मतलब आज थोड़े से पैसे कमाने के लिए हम एक स्पेसिस को ही खत्म कर रहे हैं। इज इट इंटेलिजिबल? अब यह बात भी सच है कि अगर मिथुन को हम अपनी परंपरा और संस्कृति से जोड़े नहीं रखेंगे तो इसकी अहमियत भी बहुत कम जाएगी, बहुत घट जाएगी। लेकिन क्या अगर हम मिथुन को आज ही खत्म कर दें तो क्या कल हम अपनी परंपरा निभा पाएंगे? हम अपनी संस्कृति से जुड़े रस्मों को निभा पाएंगे? आप में से कईयों को लग रहा होगा कि मैं रिवाज के खिलाफ बात कर रहा हूं, पर गौर कीजिएगा, भविष्य हमारे हाथों है। कहीं ऐसा ना हो कि आज परंपरा को निभाने के चक्कर में हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सिर्फ मिथुन की फोटो ही दिखा पाए, उनकी कहानी ही सुना पाए। हर साल सैकड़ों की संख्या में हम इंसानों के हाथों मिथुन मारे जाते हैं। इसके अलावा फुट एंड माउथ डिजीज के कारण अन्य सैकड़ों मारे जाते हैं। पर क्या उतने मिथुन पैदा भी हो रहे हैं? मैंने कोशिश की कि इसका एग्जैक्ट फिगर निकालूं, पर सेमी डोमेस्टिकेटेड एनिमल होने के कारण इसका सटीक अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। बट इट इज एन अंडरस्टूड थिंग दैट द मिथुन इज एंडेंजर्ड नाउ एंड इट नीड्स आवर प्रोटेक्शन। तो मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद था आप तक इस संदेश को पहुंचाना और आपसे इस पर विचार करने के लिए गुजारिश करना। कहां सुनी माफ। चलिए अपने स्टेट एनिमल को बचाते हैं, इसकी रक्षा करते हैं। जय अरुणाचल, जय हिंद।